ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा, उसमें एक प्रमुख मुद्दा आरक्षण रिजर्वेशन करके था। ये जो इलेक्शन तो संपन्न हो गए, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, नरेंद्र मोदी की 3.0 गवर्नमेंट सेंटर में एस्टैब्लिश हो गई है। लेकिन ये आरक्षण का जो मुद्दा है, ये जो भूत है, अभी तक इंडियन डेमोक्रेसी से और इंडिया की पॉलिटिक्स से उतरा हुआ नहीं लग रहा है। अभी देखिए, मीडिया रिपोर्ट में एक खबर छपी है। इस खबर के अनुसार फटाफट हम देख लेते हैं। बिजनेस टुडे की यह खबर है। इसमें बताया गया है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उनके जो मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, इन्होंने अपने कैबिनेट से एक बिल पास कर लिया है। इस बिल का नाम है कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्री फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट बिल 2024। ये जो बिल पास किया हुआ है, इस बिल में 100% जिनको कन्नड़ पढ़नी और लिखनी आती है, उनको ही रिजर्वेशन देके प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट वैकेंसी जो है, वहां पर जॉब दिया जाने वाला है। अब ये जो एक फैसला कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लिया है, ताकि कन्नड़, जितने भी कन्नड़ भाषिक लोग कर्नाटक में रहते हैं, उनको खुश किया जा सके और उनको जो स्कीम कर्नाटक की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एस्टेब्लिश हुई है, उनको सहूलियतें प्रोवाइड किया जा सके। अब ये जो फैसला कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लिया है, इसकी वजह से प्राइवेट इंडस्ट्री में उनको बहुत ही सारा अपोज और कंसर्न्स रेस हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा विरोध सहना पड़ रहा है। क्योंकि ये देखिए, नेस्कॉम के हिसाब से नेस्कॉम ने बहुत ही ज़्यादा इसका अपोज किया है, कंसर्न रेस किए हुए हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप 100% सी और डी ग्रुप के लिए रिजर्वेशन फिक्स कर देते हो, वो भी खाली कन्नड़ बोलने वालों के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के लिए एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न होने वाला है, प्रॉब्लमेटिक इशू होने वाला है। क्योंकि आपको पता ही, एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, साउथ के जितने भी स्टेट हैं, वो उनकी पॉपुलेशन भी कम है और वो डेवलप स्टेट है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के जितने भी पॉपुलेशन है जो अनस्किल्ड है, वो सारा लेबर प्रोवाइड करती है साउथ इंडिया की कंपनी में, चाहे वो महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, बैंगलोर हुआ, हैदराबाद हुआ या तमिलनाडु। ये जितने भी डेवलप स्टेट है साउथ के, इनको मेजरली सी और डी ग्रेड जो है, वहां पर लेबर प्रोवाइड नॉर्थ इंडिया से ही होता है। अगर आप रिजर्वेशन से सी और डी ग्रेड की वैकेंसी जो प्राइवेट फर्म की है, इनको रिजर्व कर दोगे, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ये बहुत ही थ्रेटनिंग वाला डिसीजन होगा, कंसर्न वाला डिसीजन होगा, जिसकी वजह से कर्नाटक से और मेनली बेंगलुरु से इतनी जो प्राइवेट फर्म्स है, जो आईटी कंपनीज है, वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के कहीं और रिलोकेट हो सकती हैं, जिसकी वजह से कर्नाटक की जो इकोनॉमी बूम हुई है प्राइवेट आईटी फर्म की वजह से, उसमें एक मेजर डिफ्लिक्ट आ सकता है, भारी गिरावट हो सकती है। ये जो जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री के ओनर्स हैं या जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री के अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बहुत ही वोकल होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है। किरण मजूमदार शॉ हुआ, या ये जो इन्फोसिस के सीएफओ ऑफिसर है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो फार्मर चीफ फाइनेंस ऑफिसर से, इन सब सेक्टर्स ने, प्राइवेट सेक्टर ने कर्नाटक के इस बिल का अपोज करना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से कर्नाटक गवर्नमेंट पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आना चालू हो गया है। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने उसके बाद ही तुरंत ही शाम को ही फैसला बदलते हुए दबाव में आने के बाद कहा है कि ग्रुप डी में 70% और ग्रुप सी में 50% कन्नड़ भाषिक लोगों के लिए रिजर्वेशन किया जाएगा। फिर भी प्राइवेट इंडस्ट्री से मैसिव प्रोटेस्ट, मैसिव कंसर्न रेस किए गए थे। इसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट दबाव में आती है और उन्होंने फिलहाल के लिए ये जो बिल पास किया था, कैबिनेट अप्रूवल किया था, इसको होल्ड पर रख दिया है। इसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही अंतिम फैसला किया जाएगा। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो कोटा सिस्टम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से एक टाइप से पूरे गवर्नमेंट में या पूरे भारत में एक बार से फिर से क्वेश्चन चालू हो गया है कि जो ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल करके एक टाइप से इंडिया को मैनेज कर रहे थे 200 साल से, क्या वही टाइप से डिवाइड एंड रूल भाषा, जात, धर्म, इस नाम पर राजनीतिक पार्टियां हुई या गवर्नमेंट हुआ, इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते और रूल करना चाहते, एक मेन कंसर्न हो चुका है। इससे पहले भी हरियाणा में हमने देखा है कि कोटा सिस्टम लागू की गई थी, लोकल्स लोगों के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया था, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अगर कर्नाटक यही रिजर्वेशन बिल सामने लाई है, तो ये ऑफ कोर्स चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। तो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर कोटा रिजर्वेशन कहीं नहीं, जाति के आधार पर तो दिया जाता है, लेकिन धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर प्राइवेट सेक्टर में कहीं रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सारा इन पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम होते हुए भी, लेकिन ये विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, विशेष वर्ग को एक सहानुभूति देने के लिए ऐसे प्राइवेट बिल लाते हैं, ऐसे अप्रूवल बिल्स लाते हैं, जिसको संविधान में या कोर्ट पर कहीं ठहरता नहीं है, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी ये लोग ऐसे काम करने में बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही हमने देखा है 1935 में, जो करंटली म्यांमार है, वो भारत के साथ ही ब्रिटिश
एम्पायर में जुड़ा हुआ था, लेकिन इथनिसिटी के नाम पर 1935 पर म्यांमार भारत से अलग कर दिया जाता है। 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान क्रिएट किया जाता है। 1971 में सोनार बांग्ला भाषा के नाम पर और इथनिसिटी के नाम पर बांग्लादेश को अलग कर दिया जाता है। अब यही खेल फिर से इंडिया में खेला जा रहा है। भाषा और धर्म के नाम की पॉलिटिक्स हो रही है। कहीं ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देते हैं, कहीं ये गवर्नमेंट सेक्टर में रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब भारत में पढ़ते लिखते भारत में हैं, और जब जॉब करने की बारी आती है तो जो भी हाई स्किल प्रोफेशंस होते हैं वो इंडिया से बाहर अमेरिका या यूरोप में जाना, वहाँ पर जॉब करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में उनके स्किल बेस यहाँ पर जॉब नहीं मिलता है या उनको उतनी सैलरी नहीं दी जाती है जिससे कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उनका जो टैलेंट है उसको जस्टिफाई कर सके और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके। उसी की वजह से हम देखते हैं कि नासा हुआ या अमेरिका की सिलिकॉन वैली, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा 30 to 40% इंडियन ओरिजिन के जो आईटी में बैठे हैं, और नासा के जो एक रिसर्च लैब है जहाँ पर 30-40% इंडियंस बैठे हुए हैं, वो ब्रेन ड्रेन माइग्रेशन करते हुए इंडिया से दिखाई देते हैं, अमेरिका और यूरोप की तरफ अपना मुख करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी आने वाला फ्यूचर में एक इंडिया को चैलेंज हो सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन डिक्लेयर करते हो। प्राइवेट सेक्टर से ही याद आया कि बांग्लादेश में पिछले एक हफ्ते से मैसिव जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, इन्होंने बांग्लादेश में भी एक टाइप से रिजर्वेशन डिक्लेयर किया हुआ है। आपको पता ही होगा, बांग्लादेश 1971 पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग देश बनता है। वहां पर जितने भी फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने बांग्लादेश क्रिएशन में हिस्सा लिया था और जिनके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने एक अन्याय किया था, एक जुल्म ढाया था, उनके लिए बांग्लादेश की शेख हसीना गवर्नमेंट ने 30% जो है वो रिजर्वेशन बांग्लादेश के एजुकेशन सेक्टर में डिक्लेयर किया था और जॉब सेक्टर में डिक्लेयर किया था। उसके बाद बांग्लादेश में पिछले 6-7 दिन से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये रिजर्वेशन को स्क्रैप करने की मांग की जा रही है, जिसके बाद से बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इतना सारा प्रोटेस्ट को हैंडल कर पाने में अनअवेलेबल होने की वजह से वहां पर मिलिट्री आर्मी को बुलाया गया है। 6 लोगों की डेथ हो चुकी है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, दुकान वगैरह सब बंद है। बांग्लादेश में एक टाइप से चक्का जाम हो चुका है, जिसकी वजह फिर से वही रिजर्वेशन है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखे हुए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का रियासी जिला हुआ या जम्मू कश्मीर के कठुआ, और अब भी 2-3 दिन पहले डोडा में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जहां पर 5-6 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हुए थे, वहां पर जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो डीजीपी हैं आर सेन, इन्होंने बोला था कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये टेररिस्ट लोगों को एक टाइप से ग्राउंड प्रोवाइड कर रही हैं, इनको लॉजिस्टिक और लोकल सपोर्ट मिल रहा है टेररिस्ट लोगों को, जिसके वजह से टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर वैली और जम्मू के रीजन में भी अब अपनी आतंकी घटनाएं अंजाम देने लगे हैं। इसका महबूबा मुफ्ती और ओमर अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, इन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया है। महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी है वो कश्मीर की जनता को पाकिस्तानी समझकर ट्रीट करते हैं। अब यहाँ पर भी हम एक पॉलिटिकल टजल दिखाई देते हैं। डीजीपी ने एक सीरियस कंसर्न रेज किया है कि जम्मू कश्मीर में लोकल जो लोग हैं वो इन टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इनको लॉजिस्टिक राशन मुहैया किया जा रहा है, आर्मी का कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कहाँ डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये सारी जो खबरें हैं टेररिस्ट लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से टेररिस्ट जो है वो आर्मी को अटैक कर रहे हैं, आर्मी को बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज उठाई पड़ रही है। लेकिन जैसे कि इंडियन पॉलिटिक्स में होता है, इसका भी एक टाइप से राजनीति की जा रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस पर एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता को पाकिस्तानी समझकर ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि जितने भी डिफेंस फोर्सेस जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड है या जितने भी बॉर्डर एरियाज पर बीएसएफ या आर्मी डिप्लॉयड है, ये जनता की सुरक्षा के लिए है। अगर ये डिफेंस फोर्सेस ना हो तो कल ही पाकिस्तान की आर्मी आके इनको मसल दे और इनको अपनी टेरिटरी में मिला ले, शामिल कर ले। आगे क्या डेवलपमेंट होती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।